हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा, LBSM कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पार्ट बी का चैप्टर 4 ह्यूमन सेटलमेंट्स मानव बस्तियाँ के बारे में चर्चा करूँगी। ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में हम पहले ही पार्ट ए में चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। अभी हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट्स मानव बस्तियाँ। जैसा कि हम जानते हैं, मानव जिस स्थान को अपने आश्रय हेतु जिन मकानों या फिर जो घरों या झोपड़ियों आदि का निर्माण करता है, वह उसका अधिवास कहलाता है, उसका घर कहलाता है। वैसे ही किसी भी आकार या प्रकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य रहते हैं, उसे मानव बस्तियाँ कहते हैं। और यह कुछ घरों के समूह से लेकर एक बड़ा महानगरीय शहर तक कुछ भी हो सकता है। और बस्तियाँ जो होती है वो आकार और प्रकार में भिन्न होती है। मतलब यहाँ पे इसका जो साइज है या फिर जो टाइप्स है वो क्या होंगे, अलग अलग भिन्न होंगे। इसमें घरों का समूह जो है वो कुछ घरों मतलब जैसे 5-6 घर भी हो सकते हैं या फिर एक महानगर, एक बहुत बड़ा सा शहर भी हो सकता है इसके अंदर। उनके परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। पल्ली मतलब वैसे बस्ती जो अनेक भागों में बटी होती है उसे पल्ली कहते हैं, या फिर पल्ली से लेकर महानगर तक होता है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है और साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिक और प्रौद्योगिकी। इसमें बोला गया है कि आकार के साथ उसका साइज जैसे से बड़ा होते जाता है बस्तियों का, तो उनमें जो है आर्थिक अभिलक्षण, आर्थिक गतिविधियाँ और सामाजिक संरचना उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। और साथ में वहाँ की जो पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी है उनमें भी बदलाव नजर आने लगते हैं। बस्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। बस्तियों में जो रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है एवं उनके गुणों के आधार पर बस्तियों को 2 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है ग्रामीण बस्ती और दूसरा है नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती हम उसे कह सकते हैं जहाँ के जो निवासी होंगे वो क्या है, अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उनमें लगे होंगे, जैसे कि कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना। ये जो व्यवसाय है ये सारे प्राथमिक गतिविधियों में आते हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं। तो इस तरह के बस्तियों में ये प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, तो इन्हें ग्रामीण बस्ती कहते हैं। और ये बस्तियाँ जो होती है ये आकार में, साइज में थोड़ी छोटी होती है। और दूसरा है नगरीय बस्ती। नगरीय बस्ती में जो मनुष्य रहते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ के, वो क्या है, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक गतिविधियों से संबंधित होते हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो प्राथमिक क्रिया में ना लगे होके वो द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाओं में लगे होते हैं। और द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक गतिविधियों में, क्रियाओं में कौन कौन से कार्य होते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, वो हम पहले ही चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि अभी हम ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ा, वैसे ही देखिए इनके प्रकार है, कुछ टाइप्स है। जैसे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। ग्रामीण बस्तियाँ जो है वो 4 प्रकार से देखे जाते हैं। पहला है गुच्छित बस्तियाँ, दूसरा है विखंडित बस्तियाँ, तीसरा है पल्ली बस्तियाँ और चौथा है एकाकी बस्तियाँ। इसको हम थोड़ा सा भी पढ़ेंगे जिसे मैंने संक्षिप्त में समझाया है। पहला देखिए गुच्छित बस्तियाँ, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। इस तरह की जो बस्तियाँ होती हैं गुच्छित बस्तियों में, यहाँ पे क्या है, जो घर का जो समूह होता है वो बहुत ही आस पास होता है, मतलब पास सटे हुए होते हैं। और इन गांव में जो आवास स्थान होते हैं, जो रहने के जो स्थान हैं, और खेत खलियान और चारागाह के जो क्षेत्र होते हैं वो क्या है, स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। मतलब वो देखने से पता चलेगा कि वो अलग अलग पार्ट में डिवीजन मतलब उसमें किया गया है। और ये बस्तियाँ जो होती है वो आयताकार, अरीय, रेखिक आदि इस प्रतिरूप में मिलते हैं। और ये उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है, जैसे ये गंगा का जो जलोढ़ उपजाऊ मैदान है उसमें पाई जाती है। और सुरक्षा कारणों से ये बुंदेलखंड, नागालैंड में तथा जल के अभाव के कारण राजस्थान में ये बस्तियाँ देखने को मिलती है। दूसरा है अर्धगुच्छित बस्तियाँ, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। अर्धगुच्छित से ही पता चल रहा है, इसको देखिए विखंडित बस्तियाँ भी कहा जाता है। और इसमें क्या है कि जो ये खंड में मिलते हैं, मतलब अलग अलग भाग में, ये सेमी क्लस्टर्ड इसलिए इसे कहा गया है। और इसमें क्या होता है कि किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग
किन्हीं कारणों से अगर मुख्य गांव से दूर रहने लग जाता है तो इस तरह का जो है गुच्छित बस्तियों का जन्म होता है। इसमें क्या है, जो समाज के जो लोग हैं उनमें क्या है, अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर किसी कारण से वो मुख्य जो गांव होता है उनका मेन जो बस्तियां है उसको छोड़ के वो थोड़े से दूर पर जाके क्या करते हैं, बसने लगते हैं। तो इस तरह से अर्धगुच्छित बस्तियां बनने लगती है, उनका जन्म होता है। और इस तरह की बस्तियां जो है गुजरात, राजस्थान के कई कुछ भागों में पाए जाते हैं। तीसरा है पल्ली बस्तियां, हेमलेटेड सेटलमेंट्स। इसमें क्या है, मान लीजिए एक बड़ा सा गांव है, एक बड़ा सा जो बस्ती है, उसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग भागों में अगर बांट दें तो वो पल्ली बस्तियां कहलाएगी। देखिए, इस प्रकार की बस्ती अनेक भागों में बटी होती है किंतु बस्ती का नाम एक ही होता है। इस बस्ती की इकाइयों को स्थानीय स्तर पर इस जो बस्तियां जो है यहाँ पे, उनको इनकी इकाइयों के स्थानीय नाम भी है। जैसे कि पहला देखिए, पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी, मतलब इस तरह के नाम जो है वो स्थानीय स्तर पर रखे हुए हैं, जिसको पल्ली बस्तियां जो है कहा जाता है। और ऐसे गांव जो है वो मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान, गंगा का जो मध्य और निचला वाला जो निम्न गंगा है वहाँ के मैदान पे ये पाया जाता है, इस तरह की बस्तियां। और छत्तीसगढ़ और हिमालय की जो निचली घाटियां हैं उनमें ये पल्ली बस्तियां पाई जाती है। चौथा है एकाकी बस्तियां, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। डिस्पर्स्ड मतलब फैला हुआ, मतलब अलग अलग जगहों पर आपको एक दो झोपड़ी या फिर अलग अलग बस्तियां जब देखने को मिलती है उसे ही हम एकाकी बस्ती कहते हैं। तो भारत में एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। भारत में जो है ये जंगलों में देखने को मिलती है। फिर जो ये जो झोपड़ी होते हैं, कुछ कुछ जो पल्ली जैसे कि बताया अलग अलग जो भागों में बटी होती है, इस तरह के रूप में ये एकाकी बस्तियां देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि धरातल का जो स्वरूप है, ऊंचावत जो होता है वो क्या है, एक समान नहीं है। तो कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र है तो कहीं पे पठारी क्षेत्र है। तो इस तरह से क्या है, मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, वैसे क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है उन जगहों पर ज़्यादातर ये एकाकी बस्तियां पाई जाती है। और देखिए, केरल के अनेक भागों में भी इस तरह की बस्ती जो है वो पाई जाती है। अब हम नगरीय बस्तियों के प्रकार को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। नगरीय बस्तियां जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, नगर, शहर, सन्नगर, विश्व नगरी और मिलियन सिटी। इसको हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं अच्छे से। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप फिर से उस चैप्टर को जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर मैं इसको फिर से संक्षिप्त में बता सकती हूँ। देखिए, नगर जो है वो कहलाते हैं जिसमें निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार या व्यावसायिक सेवाओं के केंद्र के रूप में ये जाने जाते हैं, तो इन्हें हम नगर कहते हैं। दूसरा है शहर। शहर जो है जैसे वहाँ पे वित्तीय संस्थान होंगे, फिर प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय या फिर यातायात के केंद्र होते हैं, ये शहर जो होते हैं। फिर है सन्नगर। सन्नगर में क्या है, जो अलग अलग नगर या शहर है जो आपस में मिल जाते हैं तो एक बड़ा सा विशाल नगर का क्षेत्र बनाते, नगरीय क्षेत्र बनाते हैं, उसे ही सन्नगर कहते हैं। फिर देखिए, विश्व नगरी। इसमें क्या है, जब बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन्नगरों का समूह होता है, इसमें क्या है कि बड़े बड़े महानगर प्रदेश होते हैं और उनमें सन्नगर का समूह होता है। मिलियन सिटी, इसमें क्या है, 10 लाख से अगर अधिक जनसंख्या होगा तो उसे हम मिलियन सिटी कहते हैं। भारत में नगरों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन इंडिया। इसमें देखिए, भारत में जो नगर हैं उनका विकास किस किस युग में हुआ, किस तरह से हुआ, इनको भी हम युगों में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से ही हुआ है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि नगरों का है, जैसे कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी, उस युग में भी देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो नगर है वो अस्तित्व में थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। वो नगर क्या थे, उस समय अस्तित्व में थे। और इसके बाद का जो समय था वो नगरों के विकास के लिए साक्षी रहा। साक्षी रहा मतलब उनको, उसमें क्या है, नगरों का विकास होने लगा धीरे धीरे करके। और यह समय जो है 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत के आने तक आवधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा। ये क्या है, आवधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा जब यूरोपीय जो थे वो क्या है, भारत में जब आए थे 18वीं शताब्दी में। और विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है
ये जो है विभिन्न अलग-अलग युगों में उनका जो विकास हुआ है अलग-अलग पीरियड में, तो इस तरह से क्या है भारत के जो नगर हैं उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला है प्राचीन नगर, फिर दूसरा है मध्यकालीन नगर और तीसरा है आधुनिक नगर। पहला देखिए प्राचीन नगर। इसमें देखिए भारत में वैसे जो है जो 2000 से भी अधिक वर्षों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले नगर है। इसमें क्या है 2000 से भी अधिक वर्ष पुराने वाले वैसे नगर हैं जिनको प्राचीन नगर कहा जाता है। और इनमें जो है अधिकांश जो है जिनका विकास जो हुआ है, इनका डेवलपमेंट हुआ वो धार्मिक अथवा सांस्कृतिक रूप में हुआ है। उन केंद्रों के रूप में इनका विकास हुआ है। जैसे वाराणसी, इसको हम लोग कैसे जानते हैं, वो एक धार्मिक स्थल के रूप में, तो ये एक प्राचीन नगर है, सबसे महत्वपूर्ण नगर है। और प्रयाग जिसे इलाहाबाद कहते हैं, और पाटलिपुत्र जो कि पटना है, मदुराई देश में प्राचीन नगरों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे भारत में जो कि प्राचीन नगर के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें प्राचीन नगर कहते हैं। दूसरा देखिए मध्यकालीन नगर। इसमें क्या है जो वर्तमान के जो लगभग 100 नगर है, मतलब 100 जो नगरे हैं उनका जो इतिहास है, अगर उनका हिस्ट्री देखें तो वो मध्यकाल से ही जुड़े हुए हैं। तो इनमें जो है अधिकांश वैसे हैं जिनका विकास जो है वो रजवाड़ों मतलब जो राजा महाराजाओं का समय का रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। जो बड़े राजा महाराजाओं के जो घर हुआ करते थे और फिर जो राज्य के जो मुख्यालय होते थे मेन, उनके रूप में हुआ है। और ये जो है ये किला नगर है जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पर हुआ है। इनका जो विकास है, इनका निर्माण जो है वो क्या है, प्राचीन नगर, जो प्राचीन नगर हुआ करते थे उनमें ही ये उनके जो खंडहर होते हैं, जो पुराने घर सब, उनको क्या किया है, उनके निर्माण किया गया। तो ये मध्यकालीन में उस समय इन नगरों को बनाया गया था, तो इसलिए ये मध्यकालीन नगर कहलाते हैं। और ऐसे नगरों में देखिए जैसे दिल्ली है, हैदराबाद है, जयपुर, लखनऊ, आगरा और नागपुर महत्वपूर्ण हैं। ये भारत के वैसे मध्यकालीन नगर के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर हम उसको कह सकते हैं जैसे कि देखिए अंग्रेज मतलब जो अंग्रेज जो थे वो जब यहाँ पे आए, या फिर जो यूरोपीय थे वो जब भारत में आए, तो उन्होंने क्या किया, नगरों का विकास किया। तो उस समय जो है वैसे नगर जिनको अंग्रेज या फिर जो यूरोपीय लोग थे वो लोग क्या किए, उनको विकास किए हैं उनका, तो उसे हम आधुनिक नगर कहते हैं। जैसे देखिए जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से उन्होंने क्या किया, उसको निर्माण मतलब विकास करने लगे। तो वो क्या है, भारत के जो तटीय क्षेत्र है उन पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, विकास करना शुरू किया। तो जैसे कि सूरत, जैसे जो कि गुजरात में है, फिर दमन, गोवा, पौंडीचेरी, तो इस तरह से वैसे जगहों पर उन्होंने क्या किया, व्यापारिक पत्तन विकसित किए। व्यापारिक पत्तन मतलब जहाँ पे जो जहाज आते हैं बाहर से, जो हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, निर्यात या आयात जो करते हैं जहाज़ों के थ्रू, तो वैसे वाले जो क्षेत्र होते हैं उन्हें हम पत्तन कहते हैं। तो उन्होंने व्यापारिक पत्तन का विकसित मतलब वहाँ पे सबसे पहले व्यापारिक पत्तन उन्होंने विकसित किया, विकास किया वहाँ पे। फिर अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोडों मतलब मेन जो थी, जो कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, उसमें उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की। फिर वो क्या किया, अपने अंग्रेजी शैली के हिसाब से उनका निर्माण किया, उनका विकास किया। और फिर उन्होंने 1850 में के बाद जो है आधुनिक उद्योगों पर, जो उद्योग पर आधारित वैसे नगरों का उन्होंने विकास किया। तो वैसे नगर जो है जैसे कि जमशेदपुर, इसका जो है मेन एग्जाम्पल है, पहला मतलब इसका एक उदाहरण है। तो उसके बाद देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जैसे हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई भारत को, तो उसके बाद भी कुछ बहुत सारे नगर ऐसे बने जो कि प्रशासनिक केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि। और औद्योगिक केंद्रों जहाँ पे उद्योग सेटअप किए गए हैं, उद्योग सब लगाए गए हैं, वैसे क्षेत्र भी है, वैसे केंद्र हैं, जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए हैं। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज। इसमें क्या है, जो नगर होते हैं, जो शहर या जो नगर है, उनमें क्या है, बहुत सारे कार्य होते हैं। पर उसमें क्या है, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो स्पेशलाइजेशन मतलब वहाँ पे विशिष्टता के रूप पर, मतलब उस तरह से उन्हें प्राप्त होती है कि वहाँ के जो उत्पादन या फिर जो सेवाएं हैं उनके द्वारा वो जाने जाते हैं, वो प्रमुख शहर या जो नगर होते हैं। तो इनके आधार पर
इन्हें निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। इसमें जो है वहाँ पे जो नगर पे जो कार्य होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, तो उनके आधार पर नगरीय बस्तियाँ जो है बहुत प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रशासनिक नगर जो कि दिल्ली या चंडीगढ़ को कहा जाता है, फिर औद्योगिक नगर जैसे कि भिलाई या मुंबई हो गया, फिर व्यापारिक नगर कोलकाता या सतना, फिर खनन नगर जैसे रानीगंज या झरिया। तो ये जो उनके कार्य के हिसाब से जो नगर जाने जा रहे हैं, उन्हें ही उनके फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब किया गया है इसमें। फिर है गैरीसन नगर, धार्मिक नगर, शैक्षिक नगर, फिर पर्यटन नगर। इसको अब हम आगे थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ेंगे। पहला है प्रशासनिक नगर। इसमें वैसे नगर आते हैं जहाँ पे प्रशासनिक मुख्यालय पाए जाते हैं। उन शहरों में देखिए उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि। ये जो है उनके उदाहरण हैं जो कि प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। दूसरा देखिए औद्योगिक नगर। इसमें वैसे नगर जहाँ पे उद्योग हो, जो औद्योगिक नगर के रूप में जाने जाते हैं, जैसे मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास का प्रमुख अभिप्रेरक बल उद्योगों का विकास रहा है। यहाँ पे क्या है, जो औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, इस कारण इसे औद्योगिक नगर से मतलब जाना जाता है। फिर तीसरा है व्यापारिक नगर। ये जो है विशिष्ट प्रकार के जो व्यापार या फिर वाणिज्य के लिए ये शहर जाने जाते हैं, जैसे कि कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि। ये कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद देखिए खनन नगर। खनन नगर वैसे जहाँ पे खनिज समृद्ध क्षेत्र, मतलब वैसे क्षेत्र जहाँ पे अधिक खनिज मिलते हैं, पाए जाते हैं, या फिर उनका खनिजों के लिए ही वो शहर या नगर जो वो विकसित हुआ है, वैसे क्षेत्रों को, वैसे नगर को खनन नगर कहते हैं, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। उसके बाद है गैरीसन नगर। इसे छावनी नगर भी कहते हैं। तो इन नगरों का उदय जो है गैरीसन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि। उसके बाद है धार्मिक नगर। जो धार्मिक स्थल के लिए जाने जाते हैं वैसे नगर या शहर, उन्हें धार्मिक नगर कहते हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन। ये क्या है, अपने धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण क्या है, प्रसिद्ध हुए हैं, जाने जाते हैं, इसलिए इसे धार्मिक नगर कहते हैं। उसके बाद देखिए शैक्षिक नगर। वैसे नगर या शहर जहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में अधिक विकास हुआ है, वैसे नगरों को शैक्षिक नगर के रूप में हम जानते हैं। जैसे देखिए मुख्य परिसर नगरों में से कुछ नगर शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे कि रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद आदि। ये सब जो है ये नगर, ये क्या है, शैक्षिक नगर के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद देखिए पर्यटन नगर। वैसे नगर जो पर्यटन के लिए या फिर पर्यटन स्थल के लिए जाने जाते हैं, अधिक प्रसिद्ध है, तो उसे हम पर्यटन नगर कहते हैं, जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उद्यम मंडलम, ऊटी जिसे कहते हैं, फिर माउंट आबू। ये सब क्या है, पर्यटन स्थल है, तो इनको हम वहाँ के पर्यटन नगर के हिसाब से हम इन्हें जानते हैं। भारत में नगरीकरण, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इसमें क्या है कि जो अर्बनाइजेशन उसे कहते हैं नगरीकरण। जैसे धीरे धीरे क्या है, गांव जो वो शहर में बदलने लगे, वो धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित होने लगे। तो हमारे भारत में भी जो है नगरीकरण जो है किस तरह से हुआ, तो इसमें देखिए नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। जैसे अगर हम देखें कि भारत में जो कुल जनसंख्या है, तो उनमें से कितने हैं जो नगरीय जनसंख्या है, उनका जो प्रतिशत होगा, उनका जो परसेंट होगा, उसे ही उसके रूप में हम ये जान पाएंगे कि नगरीकरण कितना हुआ है। इसे ही नगरीकरण कहते हैं। वर्ष 2001 में भारत में नगरीकरण का स्तर जो है वो 28% था, जो कि विकसित देश जो है, हमारे देश को छोड़ के और दूसरे जो विकसित देश हैं उनकी तुलना में क्या है, बहुत ही कम है, काफ़ी कम है। और फिर 20वीं शताब्दी के दौरान जो है नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है,
जैसे इससे क्या है, आपका समय बीतते जा रहा है, आपका जो जनसंख्या जो नगरीय जनसंख्या वो बढ़ते जा रही है। तो 20वीं शताब्दी में जो है 11 गुना वो बढ़ी है। और भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यहाँ की नगरीय जनसंख्या जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। यहाँ की जो कुल जनसंख्या में से 31.16% नगरीय जनसंख्या है। और भारत की जनगणना जो है नगरों को 6 वर्गों में वर्गीकृत करती है। ये क्या है, उनको वर्ग में बांटती है। जैसे 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्रों को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। वैसे नगर जहाँ पे 1 लाख से अधिक रहेंगे, अधिक लोग जो है नगरीय जनसंख्या अगर पाई जाती है तो उसको प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। और 10 लाख से 50 लाख की जो जनसंख्या वाले नगर होंगे उन्हें महानगर कहा जाएगा। और जो 50 लाख से अधिक जनसंख्या होंगे उन्हें मेघानगर कहा जाता है। पाठ 1 नज़र में, इसमें चैप्टर से कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसके आगे में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं मैंने, जिसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आप वीडियो को चाहे तो पॉज करके अपना क्वेश्चन से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो समझने में, तो कमेंट में आप ज़रूर से लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ताकि मुझे भी समझ में आए और मैं उसका रिप्लाई दे सकूँ। थैंक यू।